नमस्कार। आज हम एक बेहद खास कलाकृति की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं। ये 18वीं सदी की एक पेंटिंग है, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि इतिहास, कहानी और कला का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। हमारी ये जो चर्चा है, ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी इसी पेंटिंग और उससे जुड़े जो भी विवरण हैं उन पर आधारित है जी। और हमारा इरादा है कि इस चित्र को बारीकी से समझें, इसमें छुपी कहानी जानें, कलाकार की शैली को परखें और वो गहरे मानवीय संदेश महसूस करें जो आज भी मायने रखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चित्रपट को खोलते हैं। ये पेंटिंग कलाकार गुमान ने बनाई है। हाँ, गुमान। जो जयपुर चित्रकला उपशैली के एक महत्वपूर्ण नाम है। समय है इसका लगभग 1740 से 1750 ईस्वी के बीच का। जी बिल्कुल। और इसे कागज पर पानी के रंगों से मतलब टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। हाँ, और टेम्परा तकनीक उस जमाने में बहुत ही प्रचलित थी। इसमें रंगों के जो महीन कण होते हैं उन्हें किसी बांधने वाले पदार्थ जैसे अंडे की जर्दी या गूंद उसके साथ मिलाया जाता था। अच्छा। तो इससे जो रंग बनते थे वो न सिर्फ बहुत चमकदार और पक्के होते थे बल्कि कलाकार को आप देखिए बहुत बारीक काम करने की सहूलियत भी देते थे। हाँ, वो तो इस पेंटिंग में दिखता भी है। बिल्कुल, जैसा कि इसमें दिखता है। और आपने जब जयपुर उपशैली का जिक्र किया तो ये समझना दिलचस्प होगा कि इस शैली में ऐसा क्या खास था। मतलब क्या ये उस वक्त के मुगल प्रभाव से अलग थी? निश्चित रूप से। देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक आते आते राजस्थानी रियासतों में और खासकर जयपुर में अपनी एक विशिष्ट कला शैली विकसित हो रही थी। हाँ। जो मुगल कला के यथार्थवाद और बारीकी से थोड़ी अलग थी। जयपुर शैली में अक्सर हम देखते हैं कि रंगों का प्रयोग ज्यादा चटक और कह सकते हैं प्रतीकात्मक होता है। अच्छा। आकृतियां थोड़ी सपाट सी लग सकती हैं लेकिन भावपूर्ण होती हैं और पूरी रचना में एक तरह की सजावटी लय होती है। आप इस पेंटिंग में भी महसूस करेंगे कि किरदारों को दर्शाने का तरीका, कपड़ों की सिलवटें, पृष्ठभूमि का चित्रण, ये सब मिलकर एक खास राजस्थानी पहचान बनाते हैं। गुमान इसी विकसित होती शैली के एक बहुत कुशल चितेरे थे। ये तो बहुत ही रोचक है। चलिए अब पेंटिंग के विषय पर आते हैं। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, नाम से ही कहानी का अंदाजा तो लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ये रामायण का कौन सा प्रसंग है? ये रामायण के अयोध्या कांड का एक बेहद मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षण है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं। हाँ। तभी उनके छोटे भाई भरत अपनी तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या की सेना और सभासदों के साथ उनसे मिलने आते हैं। अच्छा। उनका मकसद होता है राम को अयोध्या वापस ले जाना और राजगद्दी संभालने के लिए मनाना। यानी ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात नहीं बल्कि कर्तव्य, धर्म और भ्रातृ प्रेम की एक बड़ी कसौटी का दृश्य है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और थोड़ी जटिल हो जाती है। इसी मुलाकात के दौरान भरत को अपने पिता राजा दशरथ के देहांत का समाचार भी मिलता है, जो राम के वनवास के दुख में ही प्राण त्याग चुके थे। तो इस एक पेंटिंग में मिलन का हर्ष भी है, बिछोह का दुख भी, कर्तव्य का द्वंद्व और पारिवारिक मूल्यों की पराकाष्ठा, सब कुछ एक साथ मौजूद है। अब अगर पेंटिंग को देखें तो ये कैसे दर्शाया गया है? पहली नजर में क्या आकर्षित करता है? पहली नजर में तो मुझे लगता है रंगों का संयोजन ध्यान खींचता है। खासकर पृष्ठभूमि में हरे रंग के जो विभिन्न शेड्स इस्तेमाल हुए हैं। बहुत सुंदर हरा रंग है। बिल्कुल, ये चित्रकूट के घने जंगल का एहसास दिलाता है। सामने की तरफ कुछ साधारण सी झोपड़ियां हैं जिनके आगे राम, सीता और लक्ष्मण खड़े हैं, शायद भरत और उनके दल के आने की प्रतीक्षा में या उनके स्वागत में। जी। और झोपड़ियों के पीछे घने हरे भरे पेड़ों का एक झुरमुट सा है जो दृश्य को गहराई और स्वाभाविकता देता है। और इसमें कहानी कैसे कही गई है? मतलब क्या ये एक ही क्षण का चित्र है? यही इस पेंटिंग की एक और खूबी सामने आती है। ये एक क्षण का नहीं बल्कि एक पूरी कथा श्रृंखला का चित्रण है। अच्छा। हाँ, जिसे कला की भाषा में कंटिन्यूअस नरेशन या सतत कथावाचन शैली कहते हैं। कलाकार ने कमाल की कुशलता से एक ही फ्रेम में कहानी को बाएं से दाएं बढ़ते हुए दिखाया है। वाह। जैसे हम कोई मान लीजिए कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहे हों। अच्छा, तो कहानी बाएं तरफ से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। देखा जाए तो सबसे बाईं ओर हम देखते हैं कि तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और शायद राजकुमारों की पत्नियां भी रथों से उतरकर
या पालकियों से निकलकर झोपड़ियों की ओर बढ़ रही हैं। उनके चेहरों पर उत्सुकता, थोड़ी चिंता और लंबे सफर की थकान के मिले-जुले भाव पढ़े जा सकते हैं एक तरह से। और फिर इनसे राम, लक्ष्मण और सीता मिलते हैं। बिल्कुल। अगले हिस्से में हम देखते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़ी विनम्रता से घुटने टेक कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। हाँ, ये दिख रहा है। ये दृश्य बड़ों के प्रति सम्मान और आदर के भारतीय मूल्य को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। राम का अपनी माँ और विमाताओं के चरणों में झुकना उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। इसमें तो गहरा भावनात्मक पहलू भी जुड़ा होगा फिर। निश्चित तौर पर। इसके ठीक बाद एक बहुत ही भावुक क्षण चित्रित है, जहां मां कौशल्या अपने पुत्र राम को गले लगा रही हैं। हाँ। इतने वर्षों बाद वनवासी वेश में अपने पुत्र को देखकर मां की ममता जैसे उमड़ पड़ती है। आप कल्पना कर सकती हैं कि उस क्षण में कितने आंसू बहे होंगे, कितने अव्यक्त शब्द होंगे। ये पारिवारिक प्रेम और वात्सल्य का चरम है। और कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे क्या होता है? नहीं, चित्र थोड़ा और दाईं ओर खिसकता है। अब राम गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के साथ बैठे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ राम का अपने गुरुओं और ज्ञानीजनों की बात धैर्य और सम्मान से सुनना एक आदर्श शिष्य और कह सकते हैं शासक के गुण को दर्शाता है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञानियों की सलाह का कितना महत्व है। और इसी संवाद में उन्हें पिता के निधन का समाचार मिलता है कि क्या वो भी दिखाया है? हाँ, और कलाकार ने उस क्षण की पीड़ा को भी दर्ज किया है। एक दृश्य में दिखाया गया है कि जब ऋषिगण राजा दशरथ के स्वर्गवास का समाचार देते हैं तो राम शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। ओह! लक्ष्मण और सीता उन्हें संभालते हुए नजर आते हैं। ये क्षण पुत्र का पिता के प्रति अगाध प्रेम और उस दुखद समाचार के आघात को दर्शाता है। कितना सजीव चित्रण है भावनाओं का। और स्त्रियां कहाँ हैं इस दौरान? उनका भी कुछ है? हाँ, पेंटिंग के एक अन्य हिस्से में शायद झोपड़ी के पास या थोड़ी दूरी पर तीनों माताएं और संभवतः भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां वो सीता से मिलती और बातें करती हुई दिखाई गई हैं। अच्छा। ये शायद वनवास के कष्टों या अयोध्या के हाल पर चर्चा का दृश्य हो सकता है। महिलाओं के बीच का ये संवाद कहानी को एक और परत देता है एक तरह से। और अंत में कहानी का समापन कैसे होता है पेंटिंग में? अंत में सबसे दाईं ओर हम देखते हैं कि भरत और उनका दल अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ। और राम, सीता, लक्ष्मण उन्हें विदा कर रहे हैं। लेकिन भरत खाली हाथ नहीं लौट रहे। वो राम की चरण पादुकाएं अपने साथ ले जा रहे हैं। जी, वो पादुकाओं वाला प्रसंग। हाँ, जिन्हें सिंहासन पर रखकर वो राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज संभालेंगे। ये त्याग और भ्रातृप्रेम का एक और अनूठा उदाहरण है। वाकई कमाल है। एक ही पेंटिंग में पूरी कहानी, इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे भाव। आपने शुरू में कहा था कि इसमें बहुत सारी आकृतियां हैं। हाँ, ये भी इसकी एक विशिष्टता है। इस अपेक्षाकृत छोटे आकार की पेंटिंग में करीब 49 मानव आकृतियां चित्रित की गई हैं। 49? बाप रे! हाँ, और दर्शक को समझने में आसानी हो इसलिए कई मुख्य पात्रों के नाम देवनागरी लिपि में उनके पास ही लिख दिए गए हैं। अच्छा, नाम भी लिखे हैं? जी हाँ, ये उस समय की कला में एक आम चलन था। खासकर जब जटिल कथाओं का चित्रण होता था तो स्पष्टता के लिए नाम लिख देते थे। रंगों के बारे में कुछ और बताएंगे? आपने हरे रंग का जिक्र किया था। हरा रंग तो प्रमुख है ही, जो प्रकृति और वन का प्रतीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रंगों का चुनाव बहुत अर्थी या जमीनी है। गेरूं, भूरा, हल्का पीला। हाँ, दिख रहा है। लेकिन इन शांत रंगों के बीच सफेद रंग का प्रयोग बहुत कुशलता से किया गया है, खासकर पुरुषों के वस्त्रों और पगड़ियों में। ये सफेद रंग न केवल आंखों को सुहाता है बल्कि पूरी रचना में एक तरह की गति और चमक लाता है। और मुख्य पात्रों के रंगों में कोई खास बात, मतलब राम या सीता के रंगों में? हाँ, सीता के वस्त्रों में आप देखेंगी तो लाल रंग की सुंदर झलक है। हाँ है। जो सुहाग और पवित्रता का प्रतीक माना जा सकता है। वहीं राम को अक्सर नीले या श्यामल वर्ण में दिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ भी है। जी। और उनके सिर के पीछे एक प्रभामंडल भी है। ये रंग और प्रभामंडल उनके दैवीय स्वरूप और विष्णु के अवतार होने का संकेत देते हैं। ये महज रंग नहीं
बल्कि चरित्र चित्रण का एक अहम हिस्सा हैं। तो ये पेंटिंग सिर्फ कहानी नहीं कह रही, बल्कि रंगों और प्रतीकों के माध्यम से चरित्रों के स्वभाव और उनके महत्व को भी उजागर कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब मिलकर उस जयपुर शैली को परिभाषित करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, चटक लेकिन संतुलित रंग, स्पष्ट रेखांकन, भावनात्मक अभिव्यक्ति और कथा कहने का एक अनोखा तरीका। इस समय तक कलाकार मुगल शैली के प्रभाव से कह सकते हैं मुक्त होकर अपनी स्थानीय परंपराओं और सौंदर्य बोध को ज्यादा आत्मविश्वास से व्यक्त कर रहे थे। अच्छा। ये पेंटिंग उसी सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है एक तरह से। अब अगर हम उन मानवीय मूल्यों पर वापस आएं जिनका जिक्र शुरू में हुआ था, ये पेंटिंग कौन-कौन से मूल्यों को प्रमुखता से दर्शाती है? हमने पहले एक सूची की बात की थी, लेकिन शायद उन्हें दृश्यों से जोड़कर देखना ज्यादा प्रभावी होगा। निश्चित रूप से सूची तो ठीक है, पर देख सकते हैं कि ये मूल्य पेंटिंग में कैसे जीवंत होते हैं। हाँ, जैसे राम का अपनी माताओं और गुरु के चरणों में झुकना, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये बड़ों के प्रति सम्मान का साक्षात प्रमाण है। बिल्कुल। कौशल्या का राम को गले लगाना या राम का पिता के निधन पर मूर्छित होना, ये पारिवारिक प्रेम और बंधन की गहराई को दर्शाता है। और भरत का राम को वापस ले जाने के लिए आना और फिर उनकी पादुकाएं ले जाना, वो क्या दिखाता है? वो त्याग और कर्तव्य परायणता का अद्भुत उदाहरण है। भरत चाहते तो आसानी से राजा बन सकते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने भाई के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को चुना। दूसरी ओर राम का पिता के वचन का पालन करने के लिए राज्य त्याग देना, वो आज्ञाकारिता और वचन निभाने के मूल्य को स्थापित करता है। बिल्कुल। एक और मूल्य जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है क्षमा। कैकेयी, जिन्होंने राम को वनवास भेजा, वो भी वहां मौजूद है। हाँ, वो भी हैं। तो राम का उनके प्रति व्यवहार कैसा दिखता है? क्या कुछ अंदाजा लगता है पेंटिंग से? देखिए, पेंटिंग में सीधे तौर पर राम और कैकेयी के बीच का कोई विशेष संवाद तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन पूरी कथा के संदर्भ में ये निहित है कि राम ने कैकेयी को क्षमा कर दिया था। अच्छा। उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। उनका कैकेयी का भी उसी तरह अभिवादन करना जैसे वो कौशल्या और सुमित्रा का करते हैं, ये उनके क्षमा और संभाव के गुण को दर्शाता है। ये दिखाता है कि महान व्यक्ति व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर रिश्तों को महत्व देते हैं। और राम का ऋषियों को धैर्य से सुनना, हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण दृश्य है। ये ज्ञानियों की सलाह सुनने का धैर्य और विवेक का प्रतीक है। जी। एक राजा या नेतृत्वकर्ता के लिए ये गुण कितना आवश्यक है, ये इस दृश्य से स्पष्ट होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कैकेयी के प्रसंग से जुड़ती है, वो है सोच समझकर कर्म करने की सीख। वो कैसे? स्रोत इशारा करते हैं कि कैकेयी को बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ। तो ये पेंटिंग, या यूं कहें कि ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों के दूरगामी परिणाम होते हैं। सही बात है। और आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावा का कारण बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये पेंटिंग एक तरह से मानवीय आचरण और मूल्यों का एक दृश्य ग्रंथ ही है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, बल्कि वे आदर्श हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण मानती आई है। कलाकार गुमान ने न केवल एक कहानी चित्रित की है, बल्कि उन मूल्यों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। सम्मान, प्रेम, त्याग, क्षमा, कर्तव्य, विवेक। हाँ, ये कला का एक बहुत शक्तिशाली उपयोग है, मनोरंजन के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे एक 18वीं सदी की कलाकृति आज भी हमें इतने गहरे स्तर पर जोड़ सकती है और सोचने पर मजबूर कर सकती है। यही तो कला की ताकत है, ये समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। गुमान की ये पेंटिंग सिर्फ जयपुर शैली का एक नमूना या रामायण का चित्रण भर नहीं है, ये मानवीय भावनाओं और मूल्यों का एक कालातीत दस्तावेज है। तो आज हमने गुमान की इस शानदार पेंटिंग भरत मीट्स राम एट चित्रकूट की काफी विस्तृत और गहन पड़ताल की। जी हाँ, हमने रामायण के इस मार्मिक प्रसंग को समझा, कहानी कहने की उस अनूठी सतत कथा वाचन शैली को देखा, जयपुर शैली की बारीकियों पर गौर किया, रंगों और प्रतीकों के अर्थ समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और सबसे अहम, इसमें समाहित गहरे मानवीय मूल्यों पर विचार किया, उन्हें पेंटिंग के दृश्यों में ढूंढने का प्रयास किया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। हाँ, जरूर। सोचिए, 18वीं सदी में बनी ये पेंटिंग आज भी हमें रामायण की कहानी से क्यों जोड़ पाती है? क्या ये कहानी की सार्वभौमिकता है, पात्रों की जटिलता है, या फिर कलाकार की वो क्षमता जो इन भावनाओं को रंगों और रेखाओं में ढाल सका? ये प्रश्न हमें कला और कहानी के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। बहुत अच्छा सवाल है। या फिर इस पर भी विचार किया जा सकता है कि कैकेयी के संभावित पश्चाताप का पहलू,
जो स्रोत में निहित है हमें क्या सिखाता है? क्या कला सिर्फ घटनाओं को दर्ज करती है, या वो मानवीय भूलों, उनके परिणामों और उनसे मिलने वाली सीखों को भी प्रतिबिंबित कर सकती है? शायद ये पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इतिहास या कहानियां हमें बेहतर भविष्य के लिए सबक दे सकती हैं। बहुत गहरे विचार हैं ये। और इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कला, इतिहास और मानवीय मूल्यों की इस यात्रा ने सबके मन में कुछ नए विचार जगाए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।